नमस्कार, एसकेजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की जो लेखा शास्त्र पुस्तक है उसका जो जनरल वाला लेसन है, तो उस लेसन से हम जनरल प्रविष्टियां बनाना सीखेंगे। पूर्व में हमने आपको इसके जो जनरल के रूल हैं, खातों के प्रकार हैं, वो बताए थे। सबसे पहले हम जनरल प्रविष्टियां बनाने से पहले हमें जनरल का प्रारूप आना चाहिए। तो सबसे पहले जनरल का प्रारूप, हम जिस व्यवसाय की जनरल बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका नाम आता है जनरल ऑफ प्रेम प्रकाश। इस प्रकार जनरल का जो प्रारूप है उसमें पहला कॉलम डेट का होता है। जो हम तिथि वार लेन देन क्रय विक्रय वस्तुओं का करते हैं वो दिनांक के अनुसार इसमें लिखते रहते हैं। पार्टिकुलर्स जो हमारा व्यवहार है उससे संबंधित हम इसमें जनरल प्रविष्टियां करते हैं। LF ये लेजर फोलियो है। जो हम जनरल प्रविष्टि कर रहे हैं उसकी खाता बही में जो पोस्टिंग की गई है कितने पृष्ठ पर है, कौन से पृष्ठ पर है, तो यहां पर वो पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, पेज संख्या लिखी जाती है। और ये डेबिट का कॉलम है और ये क्रेडिट का। तो हम जनरल प्रविष्टियां बनाते हैं तो डेबिट वाली अमाउंट डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये जनरल का प्रारूप है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो माह है जुलाई 2020। प्रेम प्रकाश जो व्यवसाय का मालिक है उसने नगद से व्यापार प्रारंभ किया, यानी प्रेम प्रकाश ने नगद से व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपए। जो व्यवसाय का स्वामी है उसने व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगाए हैं और व्यवसाय में 1 लाख रुपए आ रहे हैं और देने वाला व्यवसाय का स्वामी है। तो स्वामी के 2 व्यक्तिगत अकाउंट व्यापार में खोले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट यानी आहरण खाता। जब स्वामी पूंजी लगाता है व्यवसाय में तो उसके कैपिटल खाते को क्रेडिट किया जाता है और स्वामी जब निजी काम के लिए जब पैसा व्यापार से निकालता है, विड्रॉल करता है, तो उसके ड्रॉइंग्स उसके नाम के स्थान पर ड्रॉइंग्स खाते को डेबिट किया जाता है, यानी आहरण खाते को डेबिट किया जाता है। तो यहां पर व्यवसाय का स्वामी व्यापार में पैसे लगा रहा है तो व्यापार में रुपए आ रहे हैं, देने वाला व्यवसाय का स्वामी है। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं जुलाई 1 तारीख को। तो सबसे पहले ईयर यहां लिखा जाता है, कौन से वर्ष से संबंधित है प्रविष्टियां की जा रही हैं। फिर जुलाई 1। तो व्यवसाय में 1 लाख रुपए आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताया था कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करते हैं। केस हमारी संपत्ति है तो संपत्ति में वास्तविक खाते का रूल लागू होता है। तो जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करते हैं। तो कैश आ रहा है, यहां लिखेंगे कैश अकाउंट DR। अब देने वाला कौन है, स्वामी, यानी स्वामी का नाम है प्रेम प्रकाश। तो स्वामी के 2 अकाउंट व्यक्तिगत अकाउंट रखे जाते हैं तो उसके नाम के स्थान पर उसके अकाउंट के नाम यहां लिखे जाते हैं। तो यहां देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं, लेकिन देने वाला है प्रेम प्रकाश, तो यहां उसके पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाएगा उसके नाम के स्थान पर, कैपिटल अकाउंट। तो व्यापार में 1 लाख रुपए का केस आ रहा है तो यहां डेबिट में लिख दिया 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए हमने क्रेडिट पक्ष में लिख दिए। अब LF के कॉलम में जो कैश और कैपिटल जिस खाता बही में इनकी पोस्टिंग की गई है लेजर में, तो वहां की यहां पेज संख्या लिखी जाती है, पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। प्रत्येक लेन देन कंप्लीट होने पर उससे संबंधित यहां विवरण लिखा जाता है, नरेशन लिखा जाता है। तो हमने ये बिजनेस प्रारंभ किया तो यहां स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यहां नरेशन लिखना होता है, लेकिन अपन यहां एक बार नहीं लिखेंगे। अपन जनरल प्रविष्टियां समझ रहे हैं। अब इसके ठीक आगे प्रत्येक लेन देन कंप्लीट होने पर एक सीधी रेखा खींच ली जाती है। यह है वास्तविक खाता, यह है व्यक्तिगत खाता। तो इसमें वास्तविक खाते का नियम लागू हुआ था, जो वस्तु आती है उसको डेबिट किया जाएगा और यहां देने वाले व्यक्ति के खाते को हम क्रेडिट करते हैं। व्यवसाय में पैसे देने वाला कौन है, प्रेम प्रकाश, लेकिन प्रेम प्रकाश के 2
अकाउंट व्यक्तिगत अकाउंट रखे जाते हैं तो नाम के स्थान पर उन अकाउंट का नाम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगला जो लेन देन है 3 तारीख का, माल खरीदा 40,000 का। तो व्यापार में माल आ रहा है और पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है। 3 तारीख को जुलाई 3 माल खरीदा, तो व्यापार में माल आ रहा है और कैश जा रहा है। माल खाता भी वास्तविक खाता है और कैश वो भी वास्तविक खाता है। तो दोनों में ही वास्तविक खाते का रूल लागू होगा कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट किया जाएगा, आ क्या रहा है माल, तो और जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट है। तो माल खरीदने पर है परचेज अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। अब माल को हम 5 भागों में बांटते हैं। माल खरीदने पर हम परचेज शब्द का उपयोग करते हैं, बेचने पर सेल्स का, बेचा गया जब माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न का, और क्रय किया गया माल जब हम वापस लौटाते हैं तो माल के स्थान पर परचेज रिटर्न का उपयोग करते हैं। और अंत में स्टॉक यानी जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यानी हमने माल को 5 भागों में बांटा है। मान लो हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है तो हम फर्नीचर को विक्रय के उद्देश्य से खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो हमारे लिए माल है। लेकिन हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है, हमने एक LED कंप्यूटर खरीदा है तो वो हमारी संपत्ति है, उसके लिए संपत्ति खाता खोला जाएगा। और जो हम माल परचेज करते हैं, जैसे हमने हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है तो हमने फर्नीचर खरीदा तो वहां परचेज का, और फर्नीचर के अलावा अन्य कोई माल कोई वस्तु खरीदते हैं वो हमारी संपत्ति है, तो यहां संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा। अब दोनों ही वास्तविक प्रकृति के खाते हैं। अब एक लेन देन कंप्लीट होने पर माल, ये हमारा एक लेन देन कंप्लीट हो गया। अब हम 5 तारीख को जुलाई 5 को ये लिखा है, लेकिन 5 तारीख को समझने से पहले हमने इसके अमाउंट यहां पर लिख देनी है। डेबिट परचेज के सामने डेबिट में 40,000 रुपए और कैश के सामने क्रेडिट में 40,000 रुपए। इसके आगे नगद माल बेचा 25,000 का, नगद माल बेचा हमने 5 तारीख का जुलाई 5। नगद माल बेचने पर हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और जो जा क्या रहा है माल, तो जो वस्तु जा रही है उसको CR करते हैं। तो बेचने पर हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट DR2, जा क्या रहा है माल, तो जो वस्तु जा रही है CR करते हैं। तो यहां पर गुड्स यानी माल जा रहा है तो बेचने पर यहां हम सेल्स लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। कितने रुपए का माल बेचा, 25,000 का, तो 25,000 डेबिट में और 25,000 क्रेडिट में हम लिख देंगे। अब हमारा एक लेन देन कंप्लीट हो गया, तो अब हम पार्टिकुलर्स के कॉलम में एक सीधी रेखा खींच देंगे। यानी ये दोनों ही खाते वास्तविक हैं, यानी वस्तुगत खाते हैं। कैश खाता इसलिए डेबिट हुआ है क्योंकि जो वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं। सेल्स खाता इसलिए क्रेडिट हुआ है कि जो वस्तु जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद 8 तारीख को महस से माल खरीदा, महस से माल खरीदा। अब इसमें नाम दे रखा है, नाम दिया हुआ है, तो ये उधार का लेन देन है। यहां पर ऐसे लिखा हुआ होता कि महस से नगद माल खरीदा, तब तो ये नगद का लेन देन होता, और यहां नाम दे रखा है तो ये उधार का लेन देन है। तो महस से नगद माल खरीदा, हमारे पास क्या आ रहा है माल, खरीदने पर हम परचेज खाते को डेबिट करते हैं, और माल को देने वाला कौन है, महस, तो देने वाले व्यक्ति को हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट DR2 महस, तारीख है 8 जुलाई 8 का जो लेन देन है तो हम लिखेंगे
परचेज अकाउंट DR2, या है महेश, हम महेश से माल खरीद रहे हैं तो लिखेंगे महेश। कितने का? 30,000 रुपए का। तो 30,000 रुपए डेबिट में और 30,000 रुपए ही ये 30,000 रुपए डेबिट में और 30,000 रुपए ही क्रेडिट में हम लिख देंगे। ये हमारा एक लेन देन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11 तारीख को रवि से फर्नीचर खरीदा। रवि से फर्नीचर खरीदा तो यहां पर रवि हमारे व्यापार में फर्नीचर आ रहा है और देने वाला कौन है? रवि। तो फर्नीचर खाता संपत्ति है, तो संपत्ति किस में आते हैं? माल तथा संपत्ति से संबंधित खाते हैं, वो वास्तविक खाते कहलाते हैं। तो इसमें जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट, क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो यहां पहले हम तारीख लगाएंगे, दिनांक लगाएंगे, जुलाई 11। जुलाई 11 तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर खाता यहां पर डेबिट किया जाएगा। फर्नीचर अकाउंट DR, देने के वाला कौन है? रवि। तो यहां पर टू रवि लिखेंगे, टू रवि। कितने का? 10,000 का। अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो ये फर्नीचर हमारे लिए माल नहीं है, क्योंकि हम इसका व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। यदि हम फर्नीचर का व्यवसाय कर रहे होते तो यहां पर परचेज खाता डेबिट किया जाता, परचेज अकाउंट DR2 रवि। लेकिन हमारा फर्नीचर का व्यवसाय नहीं है, इसलिए जो हम दूसरी वस्तु खरीद रहे हैं वो हमारी संपत्ति है, तो इसलिए संपत्ति खाते को ही डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर परचेज खाते को यहाँ पर डेबिट नहीं करेंगे। परचेज खाता तभी डेबिट होता है जब उसका व्यवसाय यानी फर्नीचर का हम व्यवसाय करते हैं। अब ये 10,000 रुपए का। अब इसके बाद में हम आगे जुलाई 11 के बाद 14 तारीख को विजय को माल बेचा। विजय को माल बेचा तो पाने वाला कौन है? विजय। हमसे जा क्या रहा है? माल। ये उधार विक्रय है। यदि नगद का होता तो यहां पर ऐसे लिखा होता विजय को नगद माल बेचा, विजय को नगद। लेकिन ये उधार का लेन देन है। उधार का लेन देन होने पर विजय पाने वाला है और हमसे जा क्या रहा है? माल। तो हम जनरल बनाएंगे, पाने वाले को डेबिट, तो विजय अकाउंट DR2 सेल्स है। विजय अकाउंट DR2 सेल्स है। जुलाई 14 तारीख का है, पाने वाला है विजय। विजय DR सेल्स अकाउंट। अब 35,000 का हमने माल बेचा, तो हम 35,000 रुपए की अमाउंट लिख देंगे। अब आपको एक बात बतानी है कि यहां पर नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता। अकाउंट तभी हम लिखते हैं जब नाम के साथ एस लगाकर, नाम के साथ एस लगाकर ही यहां अकाउंट का प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम एस नहीं लगाते हैं और अकाउंट लिख देते हैं तो वह गलत होता है। यानी तो हो जाएगा विजय खाता, और ऐसे होता है कि विजय का खाता, विजय का खाता। एस नहीं लगाने पर हो जाता है विजय खाता, जो कि गलत है। और अब सही है, नाम के आगे एस लगाकर हम अकाउंट का प्रयोग करते हैं। तो ये लेन देन हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला लेन देन 18 तारीख को महेश को नगद चुकाए। महेश को नगद चुकाए तो महेश यहां पर कौन है? पाने वाला। और हमारे व्यवसाय से, व्यापार से जा क्या रहा है? पैसे जा रहे हैं, रुपए जा रहे हैं। तो जो वस्तु जा रही है उसको क्या करते हैं? CR। तो जनरल बनेगी पाने वाले को डेबिट, और जो वस्तु जा रही है उसको हम करते हैं क्रेडिट। तो जनरल हमारी बनेगी महेश अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। महेश अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने 8 तारीख को
8 तारीख को महज से माल खरीदा था 30,000 का। हमने उस समय एंट्री बनाई थी परचेज अकाउंट या टू महज, परचेज अकाउंट या टू महज 8 तारीख को 30 का माल खरीदा था। अब महज को हम पैसे वापस लौटा रहे हैं, तो महज को नगद चुका है, तो यहाँ महज पाने वाला हो गया और व्यापार से रोकड़ जा रही है, तो रोकड़ खाता होगा क्रेडिट 18 तारीख को जुलाई 18। तो यहां पर महज है पाने वाला, महज अभी बताया था नाम के आगे एस लगाकर, महज अकाउंट बीआर टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। तो ये हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हुई। अब यहां पर हमने 30 महज से 30 का माल खरीदा था और 30,000 उसको हमने लौटा दिए, 30,000 उसके डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में हम लिख देंगे। अब अगला लेनदेन हमारा है कि व्यक्तिगत प्रयोग हेतु रोकड़ निकाली। तो यहां पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कौन? व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय का स्वामी ही निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से अमाउंट निकालता है। तो यहां पर पाने वाला कौन है? प्रेम प्रकाश। तो पाने वाले को हम डेबिट करते हैं और व्यापार से जाके आ रही है रोकड़, तो रोकड़ खाता होगा क्रेडिट। तो यहां पर अभी आपको बताया था व्यवसाय के स्वामी द्वारा जब व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है तो उसके नाम के स्थान पर कैपिटल, और निजी काम के लिए यदि व्यापार से पैसा निकाला जाता है तो ड्रॉइंग्स खाता होगा डेबिट। तो एंट्री बनेगी यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू, ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश, क्योंकि यहां पर स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से रुपए निकाले जा रहे हैं। तो पाने वाला यहाँ स्वामी है, तो स्वामी के नाम के स्थान पर हम ड्रॉइंग्स खाते को डेबिट करते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश। और यदि स्वामी द्वारा व्यवसाय में पैसे लगाए जाते हैं तो यहाँ हम उसके नाम के स्थान पर कैपिटल का उपयोग करते हैं। अब उसके आगे 24 तारीख को विजय से प्राप्त हुए 35,000। हमने 14 तारीख को विजय को माल बेचा था, विजय माल को पाने वाला उधार माल बेचा था। एंट्री हमने बनाई थी विजय अकाउंट या टू सेल्स 35,000। लेकिन अब हमें 24 तारीख को जुलाई 24 को विजय से प्राप्त हुए हैं 35,000। तो व्यापार में रोकड़ आ रही है, देने वाला विजय है, तो जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट। तो सबसे पहले दिनांक लगाते हैं जुलाई 24। तो विजय से प्राप्त हुई 35,000। तो कैश आ रहा है, तो जो वस्तु आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट DR टू विजय। कितने? 35,000। अब ये हमारा एक लेनदेन पूरा हुआ। यहां पर अभी बताया था कैश है वास्तविक खाता, तो इसमें वास्तविक खाते का रूल लागू होगा कि जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट, और ये है व्यक्तिगत खाता, तो व्यक्तिगत खाते का रूल देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो जब हमारी बनी कैश अकाउंट या टू विजय अकाउंट। अब 27 तारीख को मजदूरी चुकाई 4,000। मजदूरी एक व्यय है व्यवसाय के लिए, तो ये अवास्तविक खाते का इसमें रूल लागू होगा। अवास्तविक खाते का रूल ये था समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं। तो मजदूरी एक खर्चा है व्यवसाय के लिए, तो यहाँ पर मजदूरी का खाता डेबिट किया जाएगा। जा क्या रहा है व्यवसाय से? रोकड़। तो जो वस्तु जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रोकड़ एक वास्तविक खाता है, तो वास्तविक खाते का उसमें रूल लागू होगा। तो सबसे पहले मजदूरी 27 तारीख को जुलाई 27 वेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो मजदूरी है 4,000 रुपए, तो हमने ये 4,000 लिख दिए। ये हमारा एक व्यवहार कंप्लीट हुआ।
अब यहां पर आगे है कि दीपक को वेतन चुकाया। यहां पर भी वेतन एक वे है, एक्सपेंसेस है, तो इसमें भी अवास्तविक खाते का नियम लागू होता है कि समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट, तो ये खर्चा है, खर्चे को हम डेबिट करेंगे। लेकिन यहां पर व्यक्तिगत खाते का रूल लागू नहीं होगा, क्योंकि अवास्तविक खाते में जब किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो हम नाम को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि यहां पर वैसे तो दीपक पाने वाला हो गया, लेकिन दीपक को वेतन चुकाया, तो यहां पर व्यक्तिगत खाते को ध्यान में नहीं रखा जाता जब अवास्तविक खाते की बात आती है। तो यहां एंट्री बनेगी कि सैलरी अकाउंट या टू केस में कि दीपक अकाउंट या टू केस, एंट्री हमें बनानी है सैलरी अकाउंट या टू केस 5000। तो सैलरीज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये हो गए हमारे सैलरी के 5000 रुपए, 5000 रुपए, ये हमारा एक व्यवहार कंप्लीट हुआ। तो सैलरी तारीख है जुलाई 29, अब जुलाई 29 के बाद जुलाई 30 का जो हमारा व्यवहार है इसका वो हम देखते हैं। यहां पर लिखा है कमल को दुकान का किराया चुकाया। दुकान का किराया भी अवास्तविक खाता है, वेतन भी अवास्तविक खाता था, मजदूर भी अवास्तविक खाता था। लेकिन यहां पर अवास्तविक खाते में अभी आपको बताया था व्यक्ति विशेष के नाम को हम ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि दुकान किराया वैसे हम कमल को चुका रहे हैं, तो यहां पाने वाला कमल है, एंट्री ये कमल अकाउंट या टू कैश ये नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर दुकान का किराया रेंट एक खर्चा है, तो खर्चा होता है तो उसमें रूल लागू होता है, समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं, ये अवास्तविक खाते का रूल है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अवास्तविक खातों में व्यक्ति विशेष के नाम को हम ध्यान में नहीं रखते, तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश 3000, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश। तो ये हमारे लेन देन सारे कंप्लीट हुए, कितने? ये है 3000 रुपए, 3000। अब ये इन तीनों में अंतर ये था, इसमें हमने मजदूरी चुकाई तो किसी का नाम नहीं दिया हुआ था, तो हमने सीधे ही अवास्तविक खाते के रूल के अनुसार यहां समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करते हैं, तो वेजेस खाता डेबिट कर दिया। सैलरी और रेंट में सैलरी वाले में दीपक का नाम दिया हुआ था, तो हमने नाम को ध्यान में नहीं रखना है। इसी प्रकार जो कमल को दुकान किराया चुका है, तो यहाँ पर हमें कमल के नाम को ध्यान में नहीं रखना है। तो इस प्रकार हमने आपको एक जनरल परिचय बताई, कौन सा खाता डेबिट क्यों होता है और क्रेडिट क्यों होता है वह बताया। अब आगामी क्लासों में हम इसकी मिश्रित परिचय पढ़ेंगे। अब सबसे अंत में हम इसका टोटल करते हैं, ग्रांड टोटल करते हैं और इस टोटल को हम कास्टिंग करते हैं। संपूर्ण टोटल का जो योग करते हैं उसे हम कास्टिंग कहते हैं। तो यहां टोटल हम टोटल कर लेंगे। आगामी क्लास में हम मिश्रित परिचय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इसका अभ्यास एक बार घर पर करना है।